सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। मंदाकिनी जी, सर्दी ने थोड़ी थोड़ी दस्तक दे दी है ना? हाँ बिल्कुल, देनी शुरू कर दी है और हमें सचेत भी हो जाना चाहिए मंजू जी। हाँ। क्योंकि हम ये जो शुरू की लापरवाही बरतते हैं ना, इसका फिर परिणाम क्या होता है? बीमारियां। बिल्कुल। तो वैसे लापरवाही तो किसी भी क्षेत्र में बरती जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है ना? जैसे रोगाणु से बचाव हमें करना चाहिए और इसके लिए हम दवाइयां जो लेते हैं उनको किस एंटीबायोटिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनका लेने का एक विशेष एक क्रम होता है और विधि होती है और मात्रा होती है। लेकिन जब हम इसमें लापरवाही करते हैं तो उसके परिणाम गंभीर होते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और वो आज से शुरू हुआ है। तो इस विषय पर हमारी बातचीत होगी। और इसके अलावा देखिए, इन दिनों जो हम बात कर रहे हैं 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में, जो कि गोवा में आयोजित हो रहा है। तो आज भी कुछ फिल्मों का जो चयन हुआ है उसके बारे में हम इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और एक जीवन से जुड़ी हुई बहुत खास बात, 7 फेरे 7 वचन, ये आज का विषय है। हाँ। तो जब चूंकि विवाह अब शुरू हो चुके हैं, देव उठनी एकादशी जब से गई है उसके बाद से विवाह का आरंभ हो चुका है और हम देख रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार और पहचान वालों के यहाँ से बहुत सारी पत्रिकाएं आना शुरू जी हो गई बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमने तैयार होना भी शुरू कर दिया है, अपने कपड़े, मेकअप के सामान, ज्वेलरी सब निकालने शुरू कर दिए, महिलाओं ने तो खास तौर से। हाँ बिल्कुल। तो इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी कि विवाह हो जाता है, ये यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो जीवन होता है थोड़ी कठिनाइयों से भरा होता है। तो उसे आसान कैसे मनाया जाना चाहिए और कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, ये बातचीत होगी। दूसरा, जनजातीय गौरव दिवस पर बात करेंगे। बिल्कुल, बिरसा मुंडा पर हम बात कर ही रहे हैं इन दिनों और उन्हीं पर केंद्रित होगा ये जनजातीय गौरव दिवस। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह की। तो प्रतिवर्ष 18 से 24 नवंबर तक रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी रोगाणुरोधी एजेंटों पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मंजू जी आपने। और दवा प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप जो एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी एजेंट होते हैं वो अप्रभावी भी हो जाते हैं और संक्रमण का इलाज करना मुश्किल या असंभव हो जाता है, जिससे बीमारी फैलने और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, अगर लापरवाही की जाए तो। और इसके बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने तथा दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के उद्भव और प्रसार को कम करने के लिए ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ये सप्ताह मनाया जाता है। और रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2024 की थीम भी है, शिक्षित करें, वकालत करें, अभी कार्रवाई करें, है ना? और ये थीम मानव, पशु, पौधे और पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्षेत्रों के लोगों के बीच एक सर्वेक्षण और फीडबैक के आधार पर चुनी गई है। बिल्कुल। और रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। इसका मानव और पशु स्वास्थ्य, खाद्य उत्पादन और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दवा प्रतिरोधी रोगजनक हर किसी के लिए हर जगह खतरा पैदा कर देते हैं या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब एंटीबायोटिक्स किसी बीमारी पर अप्रभावी हो जाते हैं, यानी रोगाणुरोधी दवाएं अपना प्रभाव खो देती हैं, तो कुछ मामलों में उपचार काफी चुनौतीपूर्ण या असंभव हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की सर्जरी और कैंसर, कीमोथेरेपी के दौरान होने वाले संक्रमण को भी हम शामिल कर सकते हैं। इस बात को हम थोड़ा सा और सरल करके बताने की कोशिश करेंगे अपने श्रोताओं को, लेकिन उसके पहले एक गीत सुन लेते हैं, है ना? चलिए सुनते हैं गीत। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। हाजिर है लो ये दिल जो हम पहले फिदा कर ना सके। ला 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 ला
तो मंदाकिनी जी ये है कि हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके। इन दवाइयों के साथ भी यही बात लागू होती है कि ऐसा हो जाता है कि वो दवाइयां बेअसर हो जाती है, लेकिन उसके पीछे कुछ थोड़ी सी लापरवाहियां होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये जो सप्ताह हम मना रहे हैं इसका उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना है। कुछ उपाय हैं जो रोगाणुरोध को सीमित करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब ये क्या उपाय हैं ये भी बताते हैं। हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो लक्षणों पर चर्चा करने के लिए जब अपने चिकित्सक के साथ सही तरीके से बातचीत करना ताकि कोई समाधान निकाला जा सके और चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों को ठीक से पालन भी करना है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका डॉक्टर आपको क्या कह रहा है। कई बार क्या होता है मंजू जी, डॉक्टर कहता है दिन में 3 बार हमें दवा लेनी है और हम घर आकर क्या दिमाग लगाते हैं, अरे डॉक्टर तो गलत कहता है, उसे तो अपनी दवाएं बेचनी है, हम दिन में 2 बार ही दवाएं लेंगे और ठीक हो जाएंगे। और होता क्या है, वो कोर्स आपका पूरा नहीं होता, अदर झूल में लटक जाता है और आप ठीक नहीं हो पाते हैं। हाँ, और वही रोगाणुरोध वही पैदा करता है कि आपने जैसे एक बार दवाई, डॉक्टर ने कहा कि 5 दिन की दवाई लेनी है, हम 2 दिन के बाद हमें थोड़ी सी ठीक लगा, ठीक है, और हम दवाई लेना बंद कर देते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद वापस वही बीमारी जब उभर के आती है और आप फिर से अगर वही दवाई शुरू करते हैं तो फिर वो असर नहीं करती है। यही बात है, इसी को कहते हैं रोगाणुरोध। तो दवा साझा करने से भी आपको बचना चाहिए, अनावश्यक एंटीबायोटिक के उपयोग से बचना चाहिए और बची हुई या पहले से पड़ी दवाओं के सेवन से भी हमें बचना चाहिए। अगर हम दवाओं का एक किट बनाकर रखते हैं तो ये नहीं कि जब चाहा मर्जी आया हमने एंटीबायोटिक निकाली और खा लिया, है ना। तो इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं और फिर वही रोगाणुरोधी जो प्रतिरोधक क्षमता हमारी हो जाती है, कोई भी दवा हम पर असर नहीं करती है। तो अच्छा आहार लें, नींद लें, स्वच्छता बनाए रखें जिससे रोगाणुरोधी दवाओं की आवश्यकता को रोका जा सके। और एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विकास को गति देते हैं, इसलिए इनसे भी हमें बचना चाहिए। बिल्कुल। और प्रभाव को कम करने और प्रतिरोध के विकास को धीमा करने के लिए उपायों को अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू करने की आवश्यकता है। यानी डॉक्टर तो बता देते हैं आपको, हॉस्पिटल में जाते हैं वो तो आपका इलाज कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप छुट्टी होकर के घर पे आते हैं या डॉक्टर ने बात कह दी, घर पे आ गए आप, लेकिन अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे हैं तो उसका कोई फायदा, आप लापरवाह हो जाएंगे। मसलन महिलाओं के बारे में हम बात करें तो महिलाओं को कहा जाता है कि उन्हें इस बीमारी में आराम करना है, किसी भी बीमारी में, लेकिन क्या होता है वो घर आकर काम करने लग जाती है, है ना। और उसका परिणाम क्या निकलता है, शरीर और कमजोर होने लगता है और कोई भी दवा उन पर असर नहीं करती है। तो डॉक्टर ने जो कहा है उन बातों को भी आपको पालन करना है। बिल्कुल। और एंटीबायोटिक्स के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती मंजू जी। किसी भी तरह का संक्रमण होने पर वे अपनी मर्जी से इसे खाने लगते हैं, इसलिए इस बात की जानकारी होना चाहिए कि इसे कब खाना है और कब नहीं खाना और कितनी मात्रा में। हाँ, इसका भी एंटीबायोटिक की मात्रा भी बहुत मैटर करती है, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसलिए डॉक्टर की सलाह से इसे लें, कब इसे बढ़ाना है, कब कम करना है, ये भी डॉक्टर ही निश्चित करें तो बेहतर होगा और अपनी मर्जी से इसका उपयोग ना करें। सही कहा आपने। और हमारे कुछ श्रोता अपने विचार लिख रहे हैं। आप लिखते हैं कि हर साल 18 से 24 नवंबर को एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध वैश्विक सार्वजनिक दिवस मनाया जाता है, जो कि आज सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है, AMR, जिसके लिए सभी सरकारी क्षेत्रों और समाज को मिलकर काम करना चाहिए। इसका मानव और पशु स्वास्थ्य, खाद्य उत्पादन और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं कि 18 से 24 नवंबर के दौरान ये मनाया जाता है और इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाकर एंटीबायोटिक प्रतिरोध के उद्भव और प्रसार को रोकने, जनता के स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ये केंद्रित है। और ये भी लिखा है कि 2020 में इसमें सभी रोगाणुरोधी जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक दवाएं और एंटी वायरल दवाएं हैं, ये इसके अंदर शामिल थी। इस तरह की कई बातें इन्होंने लिखी है। हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह, रोगाणुओं में भी हम जैसा ही जीव है और इस जीव
सामर्थ्य से वे भी हमारे ही जैसे हुए। फिर भी इनमें से ही कुछ हमारे जीवन के पोषक होते हैं तो कुछ हानिकारक हुआ करते हैं। ऐसे ही हानिकारक जीवाणुओं के प्रति सजग रहते हुए उनके अवरोध करने के लिए जागरूक करना ही आज के इस वैश्विक दिवस का प्रमुख उद्देश्य है, जिसके फलस्वरूप जनहानि से बचा जा सके और ये रोगाणु अपने विभिन्न भेदों से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं होते। फिर विभिन्न अदृश्य विषाणु तो प्राण भी हर लेते हैं और इनमें ही कोरोना वायरस की बात हम कर सकते हैं। हाँ, तो ये देखने में हमें ऐसा लगता है कि बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है, इस और हमें ध्यान देना चाहिए। फिलहाल हम इस और ध्यान दे रहे हैं कि एक छोटा सा प्रोमो सुनेंगे और उसके बाद एक गीत सुनेंगे जी। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
प्यार करने के और निगाहें चार करने के दिन तो आए हैं, लेकिन साथ ही साथ फिल्में देखने के दिन भी आए हैं। वैसे तो आप 12 मासी फिल्में देख सकते हैं। हाँ। इसके लिए कोई सीजन विशेष तो नहीं होता। हाँ, लेकिन हाँ, फेस्टिवल होता है तो तब वो कुछ खास विशेष होता हो जाता है। और उसी पर आज हम बात करेंगे कि 55वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में आयोजित होने जा रहा है, उसमें फिल्मों का चयन कैसे किया गया है, कौन कौन सी फिल्में हैं, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं, क्योंकि श्रोता भी जानना चाहते हैं, हमारे सखा और सखी दोनों, कि वे किस तरह की फिल्मों वहां दिखाई जाएंगी। हाँ, तो ये 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये 20 से 28 नवंबर 2024 तक पणजी गोवा में आयोजित होने जा रहा है। ये महोत्सव भारतीय सिनेमा की 4 महान हस्तियों, अभिनेता और निर्देशक राज कपूर, फिल्म निर्माता तपन सिन्हा, तेलुगु स्टार अक्कीनेनी नागेश्वर राव और गायक मोहम्मद रफी की 100वीं वर्षगांठ को भी समर्पित कार्यक्रम है। उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस महोत्सव के लिए 25 अक्टूबर को भारतीय पैनोरमा खंड के लिए चुनी गई फिल्मों के साथ साथ फीचर और गैर फीचर श्रेणियों के लिए भी निर्णायक मंडल की घोषणा की गई है। हिंदी भाषा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर पैनोरमा खंड की शुरुआत करेगी, जो उनकी जीवनी पर आधारित है। हाँ, और इस महोत्सव में राज कपूर की 1951 की क्राइम ड्रामा फिल्म आवारा, तपन सिन्हा की फिल्म 1976 की है फिल्म हारमोनियम, और अक्कीनेनी की 1953 की फिल्म देवदासु और 1961 की फिल्म हम दोनों शामिल है, जिसमें मोहम्मद रफी की यादगार गायकी पर प्रकाश डाला गया है। और आप तो जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब ने हम दोनों फिल्म में जो गीत गाए हैं उनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे तो हर फिल्म में उनकी गायकी उम्दा है, लेकिन जब फिल्म हम दोनों की बात की जाती है तो उनके गीत याद आ जाते हैं। बिल्कुल। और विभिन्न विधाओं में शामिल 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों की एक सोची समझी लाइनअप को महोत्सव में प्रदर्शित किया जाएगा। प्रशंसित नाटकों और प्रभावशाली वृत्त चित्रों से लेकर दृश्यात्मक रूप से आकर्षक थ्रिलर और कॉमेडी तक ये फिल्में ऑस्ट्रेलिया की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को भी उजागर करेंगी। और भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। मुख्य धारा के सिनेमा की 5 फिल्मों सहित 25 फीचर फिल्मों के पैकेज को 384 भारतीय प्रविष्टियों में से चुना गया है। इसके अलावा 262 फिल्मों के स्पेक्ट्रम में से चयनित 20 गैर फीचर फिल्में भारतीय पैनोरमा में दिखाई जाएंगी। और गैर फीचर श्रेणी की शुरुआत हर्ष सांगानी द्वारा निर्देशित फिल्म घर जैसा कुछ इससे होगी। और इसी संदर्भ में हमारे कुछ श्रोताओं ने भी अपनी बातें लिखी है कि लिखते हैं कि गोवा में ये आयोजित किया जाएगा महोत्सव, और इस वर्ष के महोत्सव का विषय युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। इसलिए इस वर्ष युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महोत्सव में एक नया खंड और पुरस्कार श्रेणी भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक शुरू की गई है। इस पुरस्कार में भारत की युवा निर्देशक प्रतिभा को मान्यता देने के लिए एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। इस महोत्सव में 81 देशों की 180 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 15 विश्व प्रीमियर शामिल है। ये हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। एक श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो 20 नवंबर को गोवा में आयोजित हो रहा है, इसमें कई सारी फिल्मों को चयन किया गया है, लेकिन इस बार युवाओं ने देश की फिल्में बनाई है, उनका भी ज्यादातर चयन किया गया है। और इस उत्सव की शुरुआत 20 नवंबर से गोवा में हो रही है। ये उत्सव हर तरीके की फिल्में दिखाने जाने के लिए मायने होगा। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आप जो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में आपने लिखा है, इस बारे में आप क्या चर्चा करते हैं, इसका हमें इंतजार है। तो मुझे लगता है आपका इंतजार खत्म हो गया है और अब तो गाने का वक्त आ गया है। हाँ, हम दोनों फिल्म का जिक्र हमने किया था, मोहम्मद रफी की गायकी का, तो चलिए उसी फिल्म का गाना गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था,
फुजूल था मनाना, फुजूल था मनाना, फुजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे, विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। हाँ, तो मंजू जी, हम बात कर रहे थे फिल्म फेस्टिवल की, तो हमारे श्रोता जाहिर है ये ध्यान रखना चाहेंगे कि गोवा में किस तरह की फिल्में दिखाई जाएंगी, और हो सकता है कुछ श्रोता देखने जाएं भी। और दूसरी बात एक ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो फिल्म फेस्टिवल का जो माहौल है ना, बड़ा अलग तरह का होता है वहाँ का माहौल। और जिन लोगों को फिल्में देखना बड़ा पसंद आता है, या फिर विभिन्न देशों की फिल्में या वहाँ की संस्कृति या वहाँ के बारे में अगर जानकारी रखने की इच्छा होती है, तो ये उनके लिए बहुत खास होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार मैं किसी फिल्म फेस्टिवल में गई थी, उसका हिस्सा बनी थी, और वहां पर कई भाषाओं की फिल्में मैंने बैठकर देखी, और इतना मजा आया था सुबह से लेकर शाम तक। यानी 3 दिन तक वो फेस्टिवल चला था, और 3 दिन कैसे निकले पता ही नहीं, क्योंकि हर भाषा की फिल्म, और छोटी से बड़ी फिल्म, यानी 5 मिनट की फिल्म भी थी उसमें, और 60 मिनट की फिल्म भी थी, और 2 घंटे की फिल्म भी थी। तो इस तरह से फिल्मों का चयन, और जो नए लड़के, जो युवा वर्ग जो बात की जा रही है, उन्होंने भी उसमें अपनी फिल्में वो लेकर आए थे, और पता चलता है कि नया जो वर्ग है, नया युवा है, वो किस तरह से फिल्मों को लेकर सोच रहा है। हाँ, और दूसरी बात ये कि जब युवा लोग हैं जो फिल्मों में जिन्हें बहुत इंटरेस्ट है, बनाना चाहते हैं,
लेकिन उनके पास कभी कभी सुविधाओं का अभाव होता है, लेकिन कम संसाधनों में भी वो छोटी छोटी 5, 10, 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। हाँ। और उसमें वो इतना कुछ मैसेज भर देते हैं कि उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो भी देखने लायक होती है। और पता चलता है कि आज का युवा क्या सोच रहा है, क्योंकि वो अपनी आवाज उठा सकता है। हाँ। तो आवाज की बात पर मुझे याद आया कि एक अपने जमाने के ऐसे ही क्रांतिकारी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। हाँ, कौन थे बताइए? जी, जनजातीय गौरव दिवस जो है हमने मनाया, और बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। बिल्कुल बन गए। और अंग्रेज कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल है, जंगल है, जमीन है और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर देते थे मंजू जी। तो आदिवासी विद्रोह करते तो थे, पर संख्या बल में थोड़ा कम थे और आधुनिक हथियारों के से उनके पास ज्यादा नहीं थे, तो वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाते थे विरोध। मतलब हथियारों का या फिर संसाधनों का अभाव था। और ये सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो गए और अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ दी। ये मात्र विद्रोह नहीं था, ये आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में हम बात करेंगे तो बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में हमेशा लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा। और वर्ष 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित की गई। इसका उद्देश्य है बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देना है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जब हम जनजातीय समाज के संघर्षों और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को मान्यता देने के लिए ये दिवस स्थापित किया गया। बिल्कुल। और बिरसा मुंडा की बात जब हम कर रहे हैं तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में न केवल ब्रिटिश अत्याचार को चुनौती दी गई बल्कि राष्ट्रीय जागृति को भी प्रेरित किया गया। बिरसा मुंडा के साथ कई गुमनाम नायकों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम आदिवासी समुदायों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाते रहेंगे ताउम्र। और इसी संदर्भ में कुछ श्रोताओं के कुछ बातें भी लिखी, लेकिन वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ के सुनाएंगे। अभी वक्त है एक अंतराल का। तो अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, हम बात कर रहे थे जनजातीय गौरव दिवस की। हमारी श्रोता बहुत ही प्यारा सा छोटा सा अपना विचार लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, मंजू जी, सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दिन में 3 बजे हम जरूर सुनेंगे नॉलेज से भरा कार्यक्रम सखी सहेली। मम्मी पापा सुने, चाचा चाची सुने, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सुने सखी सहेली। पूरा दिन भले ही लड़े झगड़े लेकिन साथ में बैठकर सास बहू सुने सखी सहेली। लेकिन लड़े झगड़े क्यों, हम तो हमेशा इस कार्यक्रम में बात भी करते हैं कि आप भाई प्रेम से रहिए अपने परिवार के साथ, समाज में अपने मित्रों के साथ प्रेम से रहिए। तो उस बात को भी आत्मसात करना चाहिए। लेकिन आत्मसात होता नहीं है मंजू जी, नहीं होता। हाँ, होता नहीं है। जो झगड़े सास बहू के झगड़े, भाभी ननंद के झगड़े, है ना, ये इस तरह के झगड़े जो मतलब प्रचलित से हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं और लगभग कहते हैं कि बहुत से घरों की कहानी बन जाते हैं। ये मसाले का काम करते हैं जीवन में। बिल्कुल। लेकिन तो ये कहेंगे कि भाई मसाला थोड़ा कम खाइए
हाँ। क्योंकि ज्यादा मसाला वो भी नुकसानदायक होता है। एक इस बारे में एक हमारे श्रोता ने ये बात लिखी कि जनजाति गौरव दिवस चूंकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, इस दिन झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई थी और उस दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन को मनाने का मकसद आदिवासियों के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देना भी है। भारत के कई इलाकों में आदिवासियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ने भी कई लोगों को बताया था और ऐसे लोगों को याद करते हुए हमारा जो सर है वो श्रद्धा से झुक जाता है और इस मौके पर एक डाक टिकट भी, स्मारक भी, सिक्का भी जारी किया गया था। जब हम जनजाति की बात करते हैं ना, तो देखिए वो चूंकि जंगल में रहते हैं, प्राकृतिक आवासों के बीच रहते हैं, तो उनका जो ज्ञान होता है, चूंकि देखिए हम शहरों में रहते हैं, बहुत सारी सुविधाओं के बीच रहते हैं, लेकिन जब हम जंगल की बात करते हैं तो वहाँ सुविधाओं का अभाव होता है। हाँ। उतनी सुविधाएं नहीं होती, लेकिन केवल प्राकृतिक संसाधनों के बीच ही अपने आप को सुरक्षित रहते हुए वहां रहना होता है। तो उन लोगों का जो ज्ञान होता है ना, जड़ी बूटियों के प्रति, पेड़ पौधों वनस्पति के प्रति, हाँ। वो जो ज्ञान होता है ना, वो बहुत विस्तृत होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मंजू जी, उस परिस्थिति में रहकर आवाज उठाना अंग्रेजों के खिलाफ और अपने देश के लिए लड़ना, है ना, ये कितनी बड़ी बात होती है। जहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रकृति है, प्रकृति के बीच में वो रहते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो उनका जो योगदान है सचमुच बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, बिल्कुल। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लो दिए की। सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना,
मिलो शाम सवेरे। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला আমার ছাড়িয়ে বন্ধু কই কই গেলা রে বন্ধু রঙিলা রঙিলা। मिलो शाम सवेरे ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत। हाँ मंजू जी। 7 फेरे 7 वचन बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल कहने है। को 2 छोटे से शब्द हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है बहुत गहरा है, बहुत अंदर तक छुपा हुआ अर्थ है। बिल्कुल है। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए 7 फेरे 7 वचन जो है एक महत्वपूर्ण मंत्र साबित हो जाता है। जो ता जिंदगी के लिए जरूरी है, आपको ताउम्र इसे निभाना पड़ता है। विवाह यानी एक नए जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। जितना स्त्री के लिए होता है उतना ही पुरुष के लिए भी। दोनों के मन में कई संकल्प होते हैं, ढेरों सपने होते हैं, कई अपेक्षाएं होती है। वैदिक रीति से सप्तपदी में 7 वचन दिए जाते हैं। वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले वर वधू द्वारा की जाने वाली प्रतिज्ञाओं के अर्थ काफी विस्तृत हैं। सुखी जीवन के लिए इन वचनों के आधुनिक अर्थों को हमें आत्मसात करना होगा। अच्छी शुरुआत कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, है ना। यानी अगर आधा रास्ता हमने तय कर लिया है, अच्छी शुरुआत हो गई है तो फिर आधा रास्ता तय हो जाता है, लगभग काम संपूर्ण हो जाता है अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो वही इसमें भी होता है कि अच्छी शुरुआत आधा रास्ता तय करने की तरह है। ये कहावत वैसे तो कामों को लेकर कही जाती है, लेकिन इस रिश्ते पर भी इसे लागू किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन की शुरुआत का समय काफी महत्वपूर्ण होता है और हनीमून पीरियड में सब कुछ हरा हरा ही हमें नजर आता है। बिल्कुल। लेकिन हनीमून पीरियड के समय तो सब अच्छा लगता है कि हाँ कि भाई मजेदार जीवन है, घूमना है, फिरना है वो। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब वास्तविकताएं सामने आने लगती है और व्यावहारिक तक धरातल पर हम कदम रखते हैं तो उस ख्वाब वाली जिंदगी से हम जाग जाते हैं। बेहतर होगा कि शुरुआती समय का इस्तेमाल अपने नए नवेले रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए किया जाए। भाई ठीक है, आपका हनीमून शुरू हुआ है और आप जिंदगी के नए ख्वाब बुन रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके बाद जब आपको यथार्थ का सामना करना पड़े तो आप टूट जाएं। आपको बराबर रहना चाहिए, तब भी समभाव रखना चाहिए। कोई बात नहीं, हमने ख्वाब बुने हैं और इन ख्वाबों को आगे बुनते रहना होगा जब तक कि ये पूरे न हो जाएं। लेकिन हकीकत को भी सामने से देखना होगा कि कड़वी हकीकत अपनाना होगा, उसे समझना होगा कि हाँ यही सच्चाई है। हनीमून पीरियड हमेशा नहीं रह सकता है कि हमेशा हम घूमने जाएं, मौज मस्ती करें, नहीं होता हमेशा है। नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब जैसे जैसे परिवार बढ़ता है मंजू जी, आपका दाम्पत्य जीवन बढ़ता है, आपकी संतान होती है, उसके बाद जिंदगी की जो है कठोरतम धरातल पर हम आ जाते हैं। वो तो बात की बात है, लेकिन उसके पहले पारिवारिक जो वो तो है ही। अगर आप एक कहते हैं कि भरपूर परिवार में रहती हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपकी सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, जेठ है और एक बड़ा परिवार है, तो उसको निभाना भी आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस परिवार में आए हैं और यहाँ के परिवार की क्या संस्कार हैं, क्या मूल्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। इन सबको निभाते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। हाँ, लेकिन ये जिस परिवार की आप बात करें, वैसे आजकल परिवार सिमटते जा रहे हैं। इतने बड़े परिवार वैसे आमतौर पर अब नहीं होते हैं। लेकिन अब जिसे हम परिवार कहते हैं वो पति पत्नी और बच्चों का परिवार होता है। बच्चों की तो बाद में आती है, लेकिन जब विवाह होता है तो केवल पति पत्नी ही साथ में रहते हैं या फिर उनके लड़के के माता पिता होते हैं। ये इतना ही परिवार होता है। लेकिन इतने परिवार के लिए भी जो जिम्मेदारियां होती, आजकल की युवा पीढ़ी उसे उठाने में थोड़ी सी असमर्थ अपने आप को महसूस कर रही है। तो उन जिम्मेदारियों को हमें समझना होगा। बिल्कुल सही कहा। और दाम्पत्य जीवन को एक दूसरे के साथ मुकाबला करना नहीं होता, ये जीवन भर का साथ है, इसलिए इसमें दिखावा और नकलीपन के लिए कोई स्थान नहीं होता। सहनशीलता, प्रगतिशीलता, संयम, कर्मठ और अनुशासन प्रिय होना पड़ता है और ऐसे गुण आपको रखने पड़ते हैं, तभी आप एक रिश्ते में बंध सकते हैं।
और विवाह को नए जीवन की शुरुआत मानकर अपने को बेहतर बनाने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से, ना कि ऐसा करने का हम दिखावा करें। अगर ऐसा हमने दिखावा किया ना तो बात बिगड़ना तय हो जाती है। तो जीवन साथी और गृहस्थ जीवन को लेकर हर किसी की अपनी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तुरंत सब चीज नहीं मिल जाती है, पहले हमें कुछ करना होता है तब हम ले पाते हैं। वैसे भी एक सृष्टि का एक नियम है, गिव एंड टेक, एक हाथ लो और एक हाथ दो। बिल्कुल सही कहा। और पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, परवरिश की बात हो, संगम हो आदि के चलते एक खास सोच और नजरिया बन चुका होता है, जिसमें ज्यादा बदलाव मुमकिन नहीं होता। शुरुआत में ये अंतर दिखता नहीं है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सारी चीजें स्पष्ट होने लगती हैं और तब आपका दिल टूट जाता है। हाँ, यानी आपकी जो एक ख्वाब वाली जिंदगी होती है वो पूरी नहीं हो पाती, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे सब कुछ खत्म हो गया है और हम टूट से जाते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि खुद को भुलावा न दिया जाए और जीवन साथी को उसके मूल रूप में पहचानने और अपनाने की कोशिश की जाए। यदि दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे तो गृहस्थी की गाड़ी डगमगाएगी ही। और इसलिए हमें क्या करना है, साथी की इच्छा और उसकी रफ्तार का सम्मान करते हुए अपनी गति में थोड़ा परिवर्तन करना ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये परिवर्तन दोनों ओर से होना चाहिए मंजू जी। खाली लड़की ही ऐसा न सोचे और लड़का भी न सोचे, दोनों को एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। तो हम भी साथ दें अपने श्रोताओं का एक गीत सुनकर। बिल्कुल। फेरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना। सात फेरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन में मूरत सजन की बसाना। फेरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना।
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। तो मंजू जी, बहुत ही प्यारी सी बात हो रही है 7 फेरे और 7 वचनों के बारे में, और कहा गया है कि इन्हें निभाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। शादी जिंदगी के हाथों में नई मेहंदी की तरह सजती है और इसका रंग गहरा रहे, ये महकती रहे, यही दुल्हन की कामना होती है और यही हर दूल्हे का फर्ज होता है और यही हर घर का अपना इरादा भी होता है। विवाह के बाद जीवन की गाड़ी गतिमान बनी रहे, इसके लिए कुछ जतन तो हमें करने ही होंगे। और अगर कभी इस रिश्ते का सफर हमें कठिन लगे ना सखियों, तो 7 फेरों के उन 7 वचनों को जरूर याद कर लें। विवाह के समय वर प्रतिज्ञा करता है कि पत्नी को अपना हिस्सा समझेगा, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करेगा, अपनी कमाई को पत्नी को सौंप देगा, वगैरह वगैरह। हाँ, और इसी तरह बदले में वधू भी वचन देती है कि वो पति की कमाई को मितव्ययता से खर्च करेगी, दोनों परिवारों की मर्यादा का ख्याल रखेगी और इस तरह की बहुत सारी बातें होती। तो इन बातों को याद कर इन पर चिंतन मनन करेंगे तो शायद जीवन का यह सफर प्रगाढ़ भी होगा और आसान भी। और दाम्पत्य जीवन में जरूरी होता है कि दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहें और खुशी देने के लिए जो है मौके तलाश करें, साथ ही खुद भी खुश रहने का प्रयास करें, लेने से अधिक देने का भाव रखें और जीवन में मिठास अपने आप आ जाएगी अगर हम ऐसा भाव रखेंगे कि हमें खुशी देनी है। हाँ, अक्सर, लेकिन होता अक्सर उल्टा है। सोचते क्या, मुझे ये नहीं मिला, आपने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं लेकर के आए, वहां नहीं ले गए, मुझे तो खाने पीने की कोई अच्छी चीज आपने खिलाई नहीं, कोई साड़ी। इस तरह की अगर शिकायतें अगर होती रही तो मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय देने का भाव हो, है ना। और पति भी बहुत सारी शिकायतें करता है, अरे तुमने तो मेरी पसंद का खाना बनाया ही नहीं, आज तुमने तो घर की सफाई की ही नहीं, मुझे तो ऐसा सजा हुआ घर चाहिए, मेरे दोस्त आ रहे थे उनके लिए तुमने ठीक से खाना। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक दूसरे से जो हम उम्मीदें लगा लेते हैं और वो उम्मीदें जब एक दूसरे की हम पूरी नहीं कर पाते तो फिर कड़वाहट अपने आप ही घुलने लगती है, जिसका कोई निदान होता नहीं मंजू जी। इसकी बजाय अगर ये कहा जाए कि अरे वाह, आज तुमने मेरे लिए खास तौर पर पनीर की सब्जी बनाई है, अरे मुझे तो बहुत पसंद है, वाह तुमने यहाँ एक गुलदान सजाया, बड़ा कितना अच्छा लग रहा है, आज आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, अरे वाह बहुत खूबसूरत लगती हो मुझे तुम। तो इस तरह की बात है। या पत्नी भी अगर पति के लिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट फेंक दे तो क्या चला जाता है, कुछ नहीं जाता, बल्कि उस घर का जो सुकून और चैन है वो बना रह जाता है। हाँ, तो परिवार में छोटी छोटी बातों पर आप खुशियां मनाएं, जीवन साथी की किसी भी सफलता या उपलब्धि का आप उत्सव मनाएं, इससे रिश्ते में सकारात्मकता के साथ साथ उत्साह बना रहेगा। आपसी रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने में यही जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं, यही प्रयास ईंधन का काम करते हैं। बिल्कुल। और आग न लगे ऐसा करें घर में, बल्कि आपकी जो वो जलता रहे, घर में रोशनी बनी रहे, ये प्रयास हमें करना चाहिए। रोशनी रहे और उससे पूरा जो वातावरण है वो महकता रहे और संगीतमय हो जाए वो वातावरण हमारे गीत के जरिए। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। हो
मेहंदी का रंग रहेगा, तेरे चरण की मैं दासी रे दासी, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी। क्या तोड़ेंगे इस बंधन को जग के तूफान, धीरे आंधी जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी, जीवन डोर। हाँ, तो ये गीत जितना मीठा था ना, जीवन में भी उतनी ही मिठास होना बहुत जरूरी है मंदाकिनी जी। और इन छोटे छोटे प्रयासों से ये मिठास आ सकती है, इस बात की हमें आशा रखनी है, उम्मीद रखना है और बहुत विश्वास जरूरी रखना है। हाँ, बिल्कुल। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज में विवाह संस्कार के समय 7 फेरों और 7 वचनों का बहुत महत्व होता है। 7 फेरों के बिना विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। ये वो प्रक्रिया है जो पति पत्नी के रिश्तों को जीवन भर के लिए कुछ शर्तों में बांधकर संपूर्ण कराई जाती है। अगर दंपति का इन 7 वचनों और 7 फेरों के महत्व को सही से समझ ले और पूरे जीवन भर के लिए आत्मसात कर ले तो आपसी दाम्पत्य जीवन सहज हो जाता है। बहुत सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि 7 फेरे 7 वचन हिंदू विवाह में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें दुल्हन और दूल्हा 7 फेरे लेते हैं और 7 वचन लेते हैं जो उनके जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने 7 वचन के बारे में लिखा भी है कि हम एक दूसरे के साथ सहजीवन बिताएंगे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को खुश रखेंगे। हम एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के हर सुख दुख में साथ देंगे। हम एक दूसरे की संपत्ति और समृद्धि में सहयोग करेंगे। हम एक दूसरे के परिवार का सम्मान करेंगे और उनके साथ मिलकर रहेंगे। हम एक दूसरे के लिए सच्चे और ईमानदार रहेंगे और हम एक दूसरे के साथ जीवन के हर पल के साथ देंगे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और 7 फेरों का महत्व ये है कि 7 फेरे हिंदू विवाह में महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो दुल्हन और दूल्हा के बीच के पवित्र बंधन को दर्शाता है। ये अनुष्ठान दोनों के बीच के प्रेम, समर्थन और सहयोग को मजबूत बनाता है। एक साथी ने ये लिखा है कि ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसे सप्तपदी के नाम से जाना जाता है। और 7 फेरों में पहला कदम अन्न के लिए उठाया जाता है, दूसरा बल के लिए, तीसरा धन के लिए, चौथा सुख के लिए, 5वां परिवार के लिए, 6वां ऋतुचर्या के लिए और 7वां मित्रता के लिए उठाया जाता है। मतलब ये कि पति पत्नी के रिश्तों में ईश्वर को साक्षी मानकर दोनों प्रण करते हैं कि एक दूसरे के लिए अन्न संग्रह, धन संग्रह करेंगे और मित्रता स्थापित करेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे और ऋतुचर्या का पालन करेंगे। और अब इन सब बातों के बीच हमने घड़ी की तरफ भी नजर डाली है और घड़ी ने हमें इशारा किया है कि अब हमें विराम देना होगा। तो इजाजत दीजिए आप सभी को, मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।